Hello students, this is Vikas Garg. Welcome again on my YouTube channel. Students, in last video we had the start topic recruitment, and in last video we had already discussed about the recruitment and source of recruitment, that is the internal sources and merits and demerits. In this video we will discuss about the external sources of recruitment and merits and demerits. First one is the direct recruitment. फर्स्ट वन इज़ द व्हाट इज़ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस किया था। द कैंडिडेट्स फ्रॉम द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वाइटेड टू फिल द वैकेंसीज, यानी कि अगर जो ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड से अपनी वैकेंसी को फिल करता है तो उसको हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट बोलते हैं। तो इसके अलग अलग मेथड्स हैं। सबसे पहले होता है स्टूडेंट्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है। Under this sources, a notice is displayed on the notice board. एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, जब उनको किसी वर्कर्स की ज़रूरत होती है तो फैक्ट्री के बाहर या फैक्ट्री के गेट के ऊपर एक नोटिस लगा देते हैं या लिख देते हैं कि हमें इस टाइप का वर्कर चाहिए, वर्किंग आवर्स इतने होंगे, उसकी सैलरी इतनी होगी। तो उसमें क्या होता है, जो वर्कर्स होता है, जो उस काम को करने का इच्छुक होता है, वो डायरेक्ट फैक्ट्री में आता है और अपनी जॉब प्राप्त कर लेता है। परंतु इसके लिए बात ये ध्यान रखनी है, ये केवल अनस्किल्ड जो भी वर्कर हैं केवल उसी के लिए सूटेबल हैं, स्किल्ड लेबर के लिए ये सूटेबल नहीं है। इसका फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एडवर्टीजमेंट पे कोई ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, उसको इंटरव्यू के लिए कोई ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, यानी कि उसका सस्ते में काम बन जाता है और उसको जो वर्कर चाहिए वो उस तरह का उसको मिल जाता है। तो ये होता है स्टूडेंट्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर्स, देखिए ये कैजुअल कॉलर्स क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, एमएनसीज हैं, यानी कि मैनी वेल नोन कंपनीज मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ अनसोलिकेटेड और वी कैन से दैट द अनकॉल्ड एप्लीकेंट्स इन देयर ऑफिसेस। यानी कि कैजुअल कॉलर का मतलब देखिए हम ये समझ कर चलते हैं, कई बार क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई पोस्ट वैकेंट होती है और कई बार नहीं भी होती है। वो क्या करते हैं, अब जैसे सपोज कीजिए बहुत सारे जॉब सीकर्स जो एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करते हैं, अपना रेज्यूम जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में डालते रहते हैं, चाहे उसमें पोस्ट वैकेंट हो या ना हो। तो वो क्या करती है, जो कंपनी है उनके जो रेज्यूम को है, उनके रेज्यूमे को संभाल कर रखती है ताकि जब ज़रूरत पड़े तो वो उनको कॉल कर सके। तो एक कंपनी के पास क्या होता है, इतने सारे रेज्यूम जो उनके पास ऑलरेडी सबमिट होते हैं, जैसे ही कोई वर्कर वहाँ से कोई रिटायर होता है, कोई छोड़ के चला जाता है या कोई भी पोस्ट वैकेंट होती है किसी भी कारण से, तो क्या करते हैं, जो उनके पास रेज्यूम सबमिट हैं उनमें से जो भी उनको सूटेबल लगता है, एक लगता है या एक से ज़्यादा लगते हैं, जैसे भी उनकी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग वो उनको कॉल कर लेते हैं और उनको उनके रिकॉर्ड को देख के उनको कॉल करते हैं और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, और अगर वो सेलेक्ट ठीक होते हैं तो उनको सिलेक्ट भी कर लिया जाता है। थर्ड वन है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जो एडवर्टीजमेंट है वो हम किसी न्यूज़पेपर के थ्रू, किसी मैगजीन के थ्रू, किसी टीवी के, जर्नल के, हम किसी के भी थ्रू जो है अपनी न्यूज़ जो एडवर्टीजमेंट है वो दे सकते हैं, राइट। यानी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई भी पोस्ट वैकेंट है तो हम न्यूज़पेपर के, मैगज़ीन के, टीवी के, जर्नल के थ्रू जो है हम उसको एडवर्टीज़ कर सकते हैं और उनको रिक्रूट के लिए बोल सकते हैं कि आप हमारे पास इस चीज़ की पोस्ट वैकेंट है और आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। इसका फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट्स कि जो न्यूज़पेपर है या टीवी है वो मोस्टली जो लोग हैं वो टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, और वो जो है बहुत सारे लोगों के पास वो न्यूज़ जाती है, और जो हमारी एडवर्टीजमेंट है वैकेंट पोस्ट की वो बहुत सारे लोगों के पास जाती है, और एक ऑर्गेनाइजेशन को इसका ये फ़ायदा मिलता है कि उनको चॉइस जो है वाइडर मिल जाती है, वाइडर चॉइस में से वो किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। परंतु इसका साथ ही साथ एक लॉस ये भी रहता है कि जो न्यूज़पेपर है, जैसे स्टूडेंट्स में बात करूँ तो मोस्टली सभी लोग पढ़ते हैं, और उसमें से मोस्टली लोग जो पढ़ते हैं उसमें से जो
अनसूटेबल कैंडिडेट होते हैं वो भी उसके लिए अप्लाई करते हैं, और हमारे पास जो फालतू के कह सकते हैं या जो जिनकी नेसेसिटी नहीं होती या जो क्वालिफाइड नहीं होते हमारे जॉब के अकॉर्डिंग, वो भी उसमें अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, ये एक गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, एक गवर्नमेंट का होता है। इसमें जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अपना बायोडाटा देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, भाई मेरी इतनी क्वालिफ़िकेशन है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है और मुझे इस टाइप की जॉब चाहिए, राइट। तो जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्सन होंगे वो सभी इस गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगे, अपना बायोडाटा सेंड कर देंगे। दूसरी तरफ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा देंगी। वो किस लिए रजिस्ट्रेशन करवा देंगी कि हमें इस टाइप के वर्कर चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगी कि हमें जो है इस टाइप के इतनी क्वालिफिकेशन के इतने एक्सपीरियंस के वर्कर हमें चाहिए। तो इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की हेल्प से क्या होगा, जैसे एक वर्कर की मैं बात करूं, एक एम्प्लॉय की बात करूं, उसने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और मैंने बीकॉम की हुई है और मैं अकाउंट्स का काम अच्छे से कर सकता हूं। इधर से एक ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया रजिस्ट्रेशन कि मुझे एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है जिसने बीकॉम कर रखी हो और वो कंप्यूटर जानता हो, टैली जानता हो, कंप्यूटर का काम अच्छे से जानता हो। तो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की हेल्प से है, जिस एम्प्लॉय ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, तो ये दोनों मीट कर लेते हैं और दोनों आपस में बात करके अगर उनको सूटेबल होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन उसको जॉब पे रख लेता है, राइट। तो ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज, देखिए प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होती हैं, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह ही होती हैं। फ़र्क क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं वो प्राइवेट किसी एजेंसी की होती हैं या प्राइवेट कोई भी आदमी कर सकता है। अब इसमें क्या होता है, जो अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, बट इसमें उनको रजिस्ट्रेशन फ़ी भी पे करनी होती है क्योंकि ये प्लेसमेंट एजेंसीज है, प्राइवेट एजेंसी इसमें काम करती हैं, तो इनको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होती है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराती हैं, और कुछ एजेंसीज तो ऐसा भी करती हैं कि जिस वर्कर को वो काम दिलवाएंगी तो कुछ सैलरी का कुछ परसेंटेज इनसे वर्कर से वो लेती हैं और कुछ परसेंटेज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से भी ले लेती हैं। ये सभी कम एजेंसीज का अलग अलग पॉलिसी हो सकती है, कोई सेट पॉलिसी नहीं होती है कि यही पॉलिसी होगी। तो प्लेसमेंट एजेंसीज और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेसिकली डिफरेंस यही होता है, एक तो ये गवर्नमेंट के होते हैं एम्प्लॉयमेंट और ये प्राइवेट होते हैं, और इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो पे करनी होती है। नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। देखिए बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस ये भी जो रिक्रूटमेंट का एक माध्यम होते हैं। जो भी बड़ी बड़ी स्कूल कॉलेजेस होते हैं उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आईआईटी की मैं बात करूं, आईआईएम की बात करूं, तो जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो डायरेक्ट कॉलेजेस में पहुंच जाती हैं और वहां से जो उनकी जॉब के अकॉर्डिंग, उनकी वैकेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग उनको फिट बैठते हैं, उनको वो हायर कर लेती है, वहीं से उनको वो सेलेक्ट कर लेती है। तो ये होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां जो उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं उनको बोलती रहती हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के, अपने नेबर्स के या अपने रिलेटिव्स के नेम बताइए जिस पोस्ट के लिए उनको वैकेंट, जो पोस्ट उनके ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट है, उन पोस्ट के लिए अगर वो सूटेबल होंगे तो उनको बुला के उनका इंटरव्यू ले लिया जाता है और उनकी वैकेंट पोस्ट से मैच करके अगर वो उनसे मैच करते हैं तो वो उनको हायर कर लेते हैं और उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, इट इज़ द मिडल मैन बिटवीन द लेबरर और द एंटरप्राइजेज और द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सपोज कीजिए 10 स्वीपर चाहिए। एक मान लो मैं बात करूँ, एक स्कूल है ये, इनको 10 स्वीपर चाहिए, तो इसने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्टर से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये कॉन्ट्रैक्टर है,
इन्होंने इससे कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमें जो है 10 स्वीपर चाहिए। अब ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, जो भी इसके रिलेशन में कह सकते हैं, या जो इसके टच में है, या जो इनके लिंक में है, जो लिंक में होते हैं वो कोई इनके विलेजेस के हो सकते हैं, कोई टाउन के हो सकते हैं, नेबर नियर डियर, जो भी इनके नॉन होते हैं, जिनको काम की ज़रूरत होती है, वो इनसे संपर्क करता है, उनसे लिंक लेता है और उनसे लिंक करके और इनको जो ऑर्गेनाइजेशन को है ये सप्लाई कर देता है। इसके बीच में इनका जो है आपस में कमीशन बन जाता है कॉन्ट्रैक्टर का। तो ये होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर मान लो कॉन्ट्रैक्टर ने ही यहाँ से काम कॉन्ट्रैक्ट लेना बंद कर दिया, तो जो ये वर्कर्स इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ये भी ऑटोमेटिकली वहाँ से काम को छोड़ देते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स वेब पब्लिशिंग। देखिए आजकल दीज डेज इंटरनेट इज बिकम अ कॉमन एंड पॉपुलर सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट। आपको सबको पता है कि जो आजकल इंटरनेट है वो जो रिक्रूटमेंट के लिए है कॉमन बना हुआ है, पॉपुलर बना हुआ है। इसके लिए आजकल बहुत सारी साइट्स भी आ गई हैं, जिसका मैं एग्जांपल दूं naukri.com, www.naukri.com, timesjobs.com, clickjobs.com, यानी कि बहुत सारी जो साइट्स हैं इन पे क्या करते हैं, जो जॉब सीकर्स होते हैं, जिनको जॉब चाहिए होती है, वो अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और इनके पास ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी संपर्क करती हैं इनको। जैसे मैंने आपको प्लेसमेंट एजेंसीज में बताया था कि जो वर्कर्स होते हैं, जो जॉब सीकर्स होते हैं, वो इन पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं जो भी साइट होती है इनकी, इन साइट पे, और इधर से जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको भी जो वर्कर्स ही होते हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भी साइट्स होती हैं ये इन दोनों के बीच में एक मिडल मैन का काम करती हैं और जॉब सीकर्स को जॉब मिल जाती है और ऑर्गेनाइजेशन को वर्कर मिल जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए हम इसकी मेरिट्स देखते हैं। जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं इसकी क्या मेरिट्स होंगी। सबसे पहले इसने लिखा क्वालिफाइड पर्सोनल, यानी जो एक्सटर्नल सोर्सेज है क्वालिफाइड पर्सोनल को अपॉर्चुनिटी देता है, चांस देता है कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आप सेलेक्ट होइए, हमारे यहाँ पे अप्लाई कीजिए और उसके बाद जो है अगर आप में कैलिबर हुआ तो हम आपको सेलेक्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स थ्रू ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट द मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पर्सनल टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स वाइडर चॉइस। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी वर्कर्स, जितने भी एम्प्लॉयज़ ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास उतनी ही चॉइस वाइड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर केवल 2 वैकेंट पोस्ट हैं और उसके लिए हमारे पास 50 एम्प्लॉयज़ ने अप्लाई किया है तो हम 50 में से केवल 2 को सेलेक्ट करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास वो चॉइस बढ़ जाएगी। फ्रेश टैलेंट, देखिए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूट करती है तो उसको फ्रेश टैलेंट की कमी नहीं रहेगी जो कि इंटरनल में रही थी। वहाँ से उनको एक फ्रेश टैलेंट मिल सकता है, न्यू ब्लड मिल सकता है, जिससे कि उनके नए नए आइडियाज़ का जो बेनिफिट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है। हेल्दी कंपटीशन हो जाएगा स्टूडेंट्स बिटवीन द एग्जिस्टिंग स्टाफ अमंग विद द आउटसाइड स्टाफ, यानी कि जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो आउटसाइड को कम्पीट करने की कोशिश करेगा जिससे उनकी बेटर परफॉर्मेंस आएगी। लेस चांस टू फेवरिज्म, यानी कि जब हम आउटसाइडर का सेलेक्ट करते हैं तो फेवरिज्म होने के बहुत कम चांस होते हैं, वो चांस घट जाते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि कौन कैसा बंदा है, तो जो राइट सिलेक्शन होता है उसी के चांस होते हैं। अब इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स डीमेरिट्स। इसकी हानियाँ क्या हैं, देखिए दैट इज़ द वेरी लेंथी प्रोसेस। ये जो लेंथी प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, जो रिक्रूटमेंट है ये एक्सटर्नल सोर्सेज से वेरी लेंथी प्रोसेस होती है। जो कई ऑर्गेनाइजेशन तो किसी को अपॉइंट करने के लिए कई राउंड भी इंटरव्यू के लिए रख देती है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक्सपेंसिव होता है। देखिए जब हम आउटसाइडर से कोई रिक्रूटमेंट करते हैं, हमें एडवर्टीजमेंट भी करनी होती है, इंटरव्यू भी कंडक्ट करने होते हैं, तो उन सब का जो एक्सपेंसिव है वो बढ़ जाता है। इसके बाद डिससैटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ, जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है उनके अंदर डिससैटिस्फैक्शन हो जाता है, उनमें संतुष्टि नहीं होती क्योंकि उनको ये लगता है कि क्या हमारे स्टाफ में से ऐसा कोई भी कैलिबर नहीं है किसी वर्कर के अंदर कि हम इस पोस्ट पे जा सकें।
इसके बाद लास्ट है स्टूडेंट चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। देखिए जब हम आउटसाइडर से सिलेक्शन करते हैं तो इस बात के चांस बढ़ जाते हैं कि वो सिलेक्शन रॉन्ग हो, क्योंकि हम क्या करते हैं जब सिलेक्शन करते हैं तो कुछ ही चीज़ों को देखते हैं, हम पूरे काम को पूरी उसकी नॉलेज को चेक नहीं कर पाते, राइट। अब जैसे अगर मैं बात करूँ, एक एग्जांपल लूँ, किसी टीचर का सिलेक्शन करना है तो हम अगर उसका रिटर्न भी लेते हैं तो हम उसका जो रिटर्न लेते हैं वो कुछ ही क्वेश्चंस का लेते हैं। अगर हम उसके डेमो की बात करें तो डेमो जो है हम 1 या 2 टॉपिक का ही डेमो लेते हैं, तो चांसेस होता है कि उसका रॉन्ग सिलेक्शन हो जाए। तो ये भी इसका एक जो है डीमेरिट्स रहेगा।